जय श्री गणेश प्यारे विद्यार्थियों, मेहरा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके इतिहास की एजुकेटर डॉक्टर शताब्दी गहलोत और आज हम पढ़ने वाले हैं चारों एक्ट एक साथ। कैसे पढ़ेंगे? एमसीक्यूज़ के द्वारा। पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, पता भी चल जाएगा कि प्रश्न कैसे आते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो पूरे चारों जो एक्ट है हमारे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस उसमें, जिसमें हमारा है ST/SC का एक्ट, उसके बाद में हमारा पैसा एक्ट है, फिर है हमारा पर्यावरण संरक्षण एक्ट, उसके बाद में है हमारा गौ संरक्षण अधिनियम, है ना। तो इन चारों एक्ट को हम MCQs के द्वारा देखेंगे कि भाई प्रश्न कैसे आ सकते हैं ना। PYQ तो नहीं कर सकते क्योंकि सिलेबस में ये नया है। हाँ, पहले ST/SC एक्ट से संबंधित पहले PSC पूछता था, लोक सेवा आयोग की जो एग्ज़ाम होती है उसमें, लेकिन हाँ अभी MP असिस्टेंट प्रोफेसर या जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें फ़र्स्ट पेपर का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें ये जो चार एक्ट हैं नए हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसे MCQs फॉर्म में इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं बनाने की कोशिश करेंगे और पूरा रिवीजन करेंगे इन प्रश्नों के माध्यम से, जिससे हमें कहीं पर भी जाने की ज़रूरत न पड़े। इस एक क्लास के द्वारा हम चारों एक्ट को एक साथ रिवीजन भी कर सकें और MCQs के द्वारा इसे सॉल्व भी कर सकें। आंसर मैंने साथ में दिए हैं, इसकी PDF मैं आपको मेरा क्लासेस एप्लीकेशन पर अवेलेबल करवा दूंगी। और अभी भी हमारी यहाँ पर मेरा क्लासेस एप्लीकेशन PYQ सीरीज़ चला रहा है, जिसमें हमारे 3 पेपर हो चुके हैं और अभी MCQs भी चल रहे हैं। तो अभी भी अगर आपने अपने आप को इनरोल नहीं किया है तो आप कर सकते हो। और अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि तारीख बढ़ेगी तो ये मत रखिएगा, परीक्षा कभी भी हो लेकिन हमें अस्त्र शस्त्र के साथ में तैयार रहना चाहिए, क्योंकि युद्ध कभी भी हो सकता है ना। तो वैसे भी अभी आजकल युद्ध क्षेत्र बना हुआ है हमारा, भारत पाकिस्तान युद्ध चल भी रहा है। तो हमारे दिमाग में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, डेट बढ़े ना बढ़े लेकिन हम सेट रहे कि 1 जून को हमारा एग्ज़ाम है, दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा ST/SC से। तो प्रश्न है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब पारित किया गया? कब पारित किया गया ये प्रश्न बनता है, बताइएगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे सामने यहाँ पर। पहला है 1993, दूसरा है 1986, 2004 या 1990। तो आंसर साथ में ही दे रखे हैं ताकि बाद में रिवीजन के टाइम में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, फटाफट से हम देख सकें, ठीक है। तो इसका आंसर रहे 1990। अब थोड़ा बहुत देखते हैं कि ये जो अनुसूचित जनजाति अधिनियम है यह कब पारित हुआ है, तो हमने देख लिया है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब होते हैं? तो 11 सितंबर 1990 को होता है। 30 जनवरी 1990 को यह केंद्र द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण प्रदेश में लागू हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कि भाई ये जो हमारा ST/SC एक्ट है इसमें कुल कितनी धाराएं हैं और कितने अध्याय हैं, ठीक है। तो अध्याय की बात करें तो ST/SC एक्ट में कुल 5 अध्याय है, जिसमें अध्याय 4 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें विशेष न्यायालय का प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। कुल 5 अध्याय हैं। अगर धाराओं की बात करें तो धारा है इसमें 23 धाराएं हैं कुल, ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्रश्न का आंसर है 1990। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई? देखिए, राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए, बात सेम है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वह है 11 सितंबर 1990। प्रश्न हम कैसे देख रहे हैं भाई कि कैसे आएंगे ना, प्रश्नों की प्रकृति कैसी होगी, बस इसी के लिए हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक नया है ना। नया टॉपिक होने की वजह से हम इसे देख रहे हैं कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं। क्लियर? 30 जनवरी 1990 को क्या हुआ था? तो ये केंद्र द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा लागू किया गया था। क्लियर? अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सॉरी वहीं आ गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया? भाई कि ST SC एक्ट को बनाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था? तो पहला है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार के अपराध का निवारित करना, ये इसका उद्देश्य था। या ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय का गठन करना, या पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने और उनका पुनर्वास करने के लिए, या आनुषंगिक विषयों के उपबंध के लिए। क्या रीज़न रहा? क्या रीज़न रहा? तो इसके आ जाएगा सभी। ठीक है, ये सारे कारण थे जिसकी वजह से इस अधिनियम को बनाना पड़ा। क्लियर? क्योंकि कोई भी अधिनियम बनता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। अब इन सारे कारणों को हमने क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें से एक कारण आ सकता है भाई, इसीलिए हमें सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि भाई इस अधिनियम को क्यों बनाना पड़ा। जनजातीय अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध निवारित करना, ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय का गठन करना, एक तो ST के जो सदस्य है उनके सहयोग के लिए बनाया गया है। फिर अगर ये एक्ट लागू होता है तो विशेष न्यायालय बनाया जाना, और जो व्यक्ति इस एक्ट के तहत पीड़ित माना जाता है उसके राहत का, उसके पुनर्वास की व्यवस्था के लिए बनाया गया है। और जो भी अनुषंगिक इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए जो विषय उपबंध है उसके लिए इस एक्ट की आवश्यकता पड़ी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सभी। ठीक है, तो इन सभी कारणों से इस एक्ट को बनाना पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 में कुल कितनी धाराएं हैं? 17 धाराएं हैं, 33 हैं, 15 है या 23 है? तो इसमें कुल है 23 धाराएं। ठीक है, कुल 23 धाराओं से मिलकर बना है ST SC एक्ट। ये जो 33 यहाँ पर लिखा हुआ है ये भारतीय गणराज्य के बनने के बाद में 33वां संख्यांक का है ये। ठीक है, गणतंत्र के बनने का जो इसका जो संख्यांक है वह इस अधिनियम का वह 33वां है, यानी 33वें नंबर का ये कुल अधिनियम माना जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं इसमें कुल 23 धाराएं हैं। प्रत्येक धारा इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ न कुछ कहती है। जैसे अगर हम देखें भाई कि अध्याय 1 में कुल 2 धाराएं हैं, वो क्या कहती है? पहली धारा कहती है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, कि भाई इसका नाम क्या है? तो इस अधिनियम का नाम है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990। फिर क्या कहती है कि इसका विस्तार कहाँ पर होगा? तो ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर, है ना, कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण राज्य पर इसका विस्तार किया जाएगा। और यह किस तारीख से लागू होगा? तो ये उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जारी करेगी, तभी से ये क्या हो जाएगा, ये जो कानून है पूरे भारत पर लागू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कुल 23 धाराएं हैं। जो अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की जो धारा 2 है उसमें सब चीज़ों की परिभाषाएं दी गई है ना, सारी परिभाषाएं बताई गई है। किस किस चीज़ की परिभाषा बताई गई है देखते हैं, उसको पहले थोड़ा सा देखते हैं ना। सबसे पहले इसका जो क है धारा 2 क, इसमें बताया गया अत्याचार। उसके बाद में ब में बताया गया है संहिता, ख में, है ना। फिर ग में बताया गया है, क्या बताया गया है? अनुसूचित जातियों और जनजातियों की परिभाषा। उसके बाद में घ में बताया गया विशेष न्यायालय की परिभाषा। अंग में बताया गया विशेष लोक अभियोजक। च में बताया गया है उन शब्दों या पदों का लिए अधिनियम प्रयुक्त करना जो इन सब परिभाषाओं में यानी संहिता के रूप में आते हैं, है ना। तो इस तरह से सारी परिभाषाएं हमको धारा 2 में बताई गई। अलग अलग धाराएं हर चीज़ के बारे में अलग अलग चीज़ें हमें बताएंगी। आगे देखते हैं, अगला है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के किस अध्याय में अत्याचार के अपराधों का उल्लेख है? अध्याय की बात कर रहे हैं, प्रश्न को बहुत गौर से पढ़ना है। जहाँ पर आ जाए धारा तो धारा बताएंगे, जहाँ पर पूछे अध्याय तो अध्याय बताएंगे। तो अध्याय कौन सा बताता है? जिसमें अत्याचार के अपराधों का उल्लेख किया गया है कि भाई ST SC एक्ट के तहत ये सारी जो चीज़ें हैं ये अत्याचार की श्रेणी में गिने जाएंगे। ठीक है,
तो पहला अध्याय है, नहीं, पहले अध्याय में क्या बताए गए, प्रारंभिक चीज़ें बताई गई, जिसमें हमने देखा था उसमें परिभाषा बताई गई है, उसमें विस्तार बताया गया है। ठीक है, तो फिर कौन सा है, तो इस आंसर के हिसाब से इस ऑप्शन में जो बताया गया है उसके हिसाब से कौन सा अध्याय है, अध्याय दूसरा, जिसमें अत्याचार के अपराध से संबंधित चीज़ें बताई गई। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका दूसरा। तो अब देखते हैं दूसरे अध्याय में क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले अत्याचार के अपराध के लिए जो दंड है, जिसमें पहला बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है उस पर ये अपराध मान्य होंगे। ठीक है, वो क्या होगा, एससी और एसटी का सदस्य नहीं होगा तभी जाकर ये अपराध उस पर मान्य होंगे, जिसमें क्या होगा कि जनजाति के सदस्यों को अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए अगर मजबूर करेगा तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा, है ना। उसको किसी भी तरीके से बुरा खाना अगर ज़बरदस्ती खिला रहे हो जिससे उसकी स्वास्थ्य को हानि हो तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा, वो भी ज़बरदस्ती। ठीक है, दूसरा अपराध की श्रेणी में क्या आएगा कि एसटी एससी के किसी भी सदस्य या परिवार को एसटी एससी के किसी भी परिवार के सदस्यों, उसके परिवार के आसपास, उसके रहन सहन, उसके घर के आसपास अगर आप मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव और या कोई भी ऐसी घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करके उसे क्षति पहुंचाने के लिए, अपमानित करने के लिए या शुद्ध करने के आशय से अगर आप उसके आसपास फेंकते हो, उसके घर के आसपास, या उसे परेशान करने के लिए, तो यह भी अपराध की श्रेणी में आएगा। तीसरा क्या कहता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारना। ठीक है, अगर आप बलपूर्वक कपड़े भी उतार रहे हों, उसे मतलब किसी भी तरीके से आप कोई भी रीज़न हो उन्हें परेशान कर रहे हो तो सारे अपराध की श्रेणी में आएगा। उसे नंगा करना, उसके चेहरे पर या उसके शरीर पर या किसी तरीके से कालिख पोतना, ये सारी चीज़ें अपराध की श्रेणी में आएगा। चौथा क्या कह रहा है कि एसटी एससी के किसी भी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उससे आवंटित या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे आवंटित की जाने के लिए अधिसूचित किसी भी भूमि पर अगर आप अधिकार जता रहे हो तो ये भी किस एक्ट के तहत आएगा, एसटी एससी एक्ट के तहत आएगा। पांचवा क्या कह रहा है कि एसटी एससी के किसी भी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर से सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि, परिसर या जल पर उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा, या ना आप न तो उसकी भूमि पर हस्तक्षेप कर सकते हो, कब्जा कर सकते हो, या जल, पानी, जो भी उसकी दैनिक दिनचर्या की जो चीज़ें उस पर आप कब्जा नहीं कर सकते हो। छठा हमें कहता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य को बेगार का मतलब होता है बिना पैसे दिए काम करवाना, है ना, करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजन के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न करके आप उसे बलात्श्रम नहीं करवा सकते हो, या बलात्श्रम का मतलब होता है बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हो। ठीक है, ये कहता है, ये हम पढ़ रहे हैं दूसरे अध्याय के अंतर्गत, धारा 3 के अंतर्गत कौन कौन से अपराध दंडनीय होंगे। ठीक है, उसके बाद में सातवां आता है हमारा। सातवां हमसे कह रहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या या द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला, अगर आप उसे परेशान कर रहे हो, मिथ्या यानी झूठ बोलकर या उसे परेशान करने की मंशा से आप कुछ कर रहे हो, तो भी आपके ऊपर क्या होगी, विधिक कार्यवाही होगी। आठवां क्या कहता है, अनुसूचित जाति जनजाति के किसी भी सदस्य को अगर आप मतदान करने से भी रोक रहे हो तो भी आपके ऊपर विधि पूर्वक कार्रवाई होगी। जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य का अपमान करने के आशय से अगर आप उसे अपमानित कर रहे हो सबके सामने, तो भी आपके ऊपर विधि पूर्वक कार्रवाई होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की किसी महिला का अनादर करना, उसकी लज्जा को भंग करना या उस पर हमला करना, ये भी क्या आएगा, आपको इसके लिए भी, महिला की लज्जा भंग करने के लिए भी विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी उससे गुजरना पड़ेगा। किसी भी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ जानकारी देगा, झूठी जानकारी देगा, जिससे एसटी एससी के सदस्यों को कोई क्षति पहुंचाना होगा, है ना, अगर कोई झूठी जानकारी देकर, आप लोक सेवक को कोई झूठी जानकारी देकर एससी एसटी के सदस्य को आप फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तो भी आप दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से
ये दूसरा अध्याय जो है वह अत्याचार के अपराध के लिए, जिसमें धारा 3 में सारी चीज़ें अपराध की श्रेणी में बताए गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की किस धारा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है? ठीक है, अध्याय 1 में परिभाषा के तहत धारा 2 में सारी चीज़ों को परिभाषित किया गया है। अब देखते हैं किस किस की परिभाषा हमें इसमें देखने को मिलती है। सबसे पहले परिभाषाएं जो दी गई है वह दी गई है, थोड़ा व्यवस्थित लिखते हैं, अध्याय 2 में। अध्याय 2 इसमें धारा 1 क्या कहती है? प्रारंभिक नाम और विस्तार। ठीक है, ये तो धारा 1 कह रही है। अब धारा 2 क्या कहती है हमसे? धारा 2 कहती है इस अधिनियम के तहत जब तक संदर्भ में अपेक्षित न हो, इन सारी चीज़ों की परिभाषाएं बताएगा। जिसमें धारा 2(1) क क्या कहती है? ये कहती है अत्याचार के साथ धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध अभिप्रेरित है। ये धारा 2(1) क कह रही है। ख में संहिता बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा हमने देखी 2(1) क। अब 2(1) ख क्या कहती है? 2(1) ख में संहिता बताया गया है। संहिता, वो भी कौन सी? दंड प्रक्रिया संहिता 1976। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता 1976 के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं धारा 2(1) ग। 2(1) ग क्या कहती है? अनुसूचित जाति और जनजाति को परिभाषित करती। किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। तो संविधान में इसकी परिभाषा कहाँ पर मिलती है हमें? संविधान में इसकी परिभाषा हमें मिलती है, तो यह मिलती है हमें 366 के 24 में जाति और 25 में जनजाति को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है, तो धारा 2(1) ग में किया गया है। इसके अलावा देखते हैं घ में क्या कहा गया है, तो 2(1) घ विशेष न्यायालय को परिभाषित करती है। विशेष न्यायालय को परिभाषित करती है, जो कि धारा 14 के अनुसार है। उसके बाद में 2(1) अंग जो आता है उसमें कहा गया है विशेष लोक अभियोजक को परिभाषित करती है, जो कि धारा 15 में है। उसके बाद में जो धारा 2(1) च है, इसमें जो भी दूसरी संहिताएं हैं दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार 1976 और 1860 के अंतर्गत उसे परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2(1) ग, जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करने का कार्य किया गया है। अगला है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366(24) में किनके संबंध में प्रावधान किया गया है? तो अभी हमने देखा था 366(24) में किया गया है अनुसूचित जाति का और 25 में किया गया है अनुसूचित जनजाति का। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा सही अनुसूचित जाति का। यह दोनों का किया गया है, किसी का भी नहीं कहा गया है, ये सब झूठ है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पहला हो जाएगा अनुसूचित जाति का। इसमें क्या करा गया है? प्रावधान किया गया है, इसे परिभाषित किया गया है, ये भी कह सकते हैं ना। यही वास्तव में यही है कि इसे परिभाषित किया गया है। अगला देखते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर प्रश्न ये आता है ना, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि ये जो SC/ST एक्ट है, ये संविधान के किस अनुच्छेद से शक्ति ग्रहण किए हैं, किसे ऐसे पावर मिल रही है? तो वो है अनुच्छेद 17 है ना। 17 यानी खतरा। खतरा मतलब अस्पृश्यता का निषेध करता है ये। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत वही व्यक्ति अपराधी घोषित किया जा सकता है जो क्या होगा? कोई भी व्यक्ति हो जिसे आप ST/SC एक्ट के तहत अपराधी घोषित कर सकते हो, या वो सिर्फ पिछड़े वर्ग का हो या फिर वो सामान्य वर्ग का हो। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो इस एक्ट के तहत अपराधी माना जाएगा? तो क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं इसका जो सही आंसर है वह है ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है।
वे क्या कहलाएंगे, अपराधी घोषित किए जा सकते हैं, जिस एक्ट के तहत जिसमें जो अपराध दिए गए हैं उसकी परिसीमा में आते हैं तो, ठीक है, तो ही क्या कहलाएंगे, ये अपराधी कहलाएंगे। तो इसका आंसर है हमारा ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत निम्नांकित में से किस अपराध के लिए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है? कौन से ऐसे अपराध है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा भी दे सकते हैं, है ना? देखते हैं हम। सबसे पहला है मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध के लिए मिथ्या साक्ष्य गणना। एक ऐसे झूठे साक्ष्य बनाना SC/SC एक्ट से मतलब ST/SC सदस्यों के खिलाफ ऐसे मनगढ़ंत से साक्ष्य गणना जिससे उन्हें मृत्यु दंड से भी दंडनीय अपराध मिल सकता है, उसके लिए आपको आजीवन कारावास भुगतना पड़ेगा, ठीक है, पहला होता है। दूसरा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संपत्ति के विरुद्ध जानते हुए ऐसा अपराध कारित करना जो भारतीय दंड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय हो। यानी संपत्ति से संबंधित भी कोई, उसके विरुद्ध कोई संपत्ति से संबंधित ऐसे कार्य करना जो भारतीय दंड संहिता में 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का कारावास से दंडनीय हो, उसमें भी आपको इस एक्ट के तहत, वहाँ पर तो आप 10 वर्ष का कारावास भुगतोगे ही भारतीय दंड संहिता के अधीन, लेकिन आपको ST/SC एक्ट के तहत भी आजीवन कारावास को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा कि अज्जा और अजजा के पूजा स्थल को नष्ट करना, ये भी इसी श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो आंसर है हमारा उपयुक्त सभी। इन सभी के को करने में और भी बहुत सारे जो हमने देखे थे, है ना, उसमें सारी चीज़ें आएगी। ये सारे अपराध करने के लिए आपको क्या हो सकता है, आजीवन कारावास हो सकता है। अगला देखते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत किस लोक सेवक को कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंडित किया जा सकता है? किसे किया जाएगा? ऐसा कौन सा लोक सेवक होगा जिसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने के लिए दंडित किया जाएगा? और वो भी धारा याद रखिएगा, किस धारा के अंतर्गत? धारा 4 के अंतर्गत। तो प्रत्येक लोक सेवक को किया जाएगा, सामान्य वर्ग के लोक सेवक को किया जाएगा, या ऐसा लोक सेवक जो SC/ST का सदस्य नहीं है उसे किया जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसा लोक सेवक जो SC/ST का सदस्य नहीं है, सिर्फ उसे ही धारा 4 के अंतर्गत कर्तव्यों के निर्वहन के लिए या कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंडित किया जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की किस धारा में पश्चावर्ती दोष सिद्ध के लिए वर्धित दंड का प्रावधान किया गया है? तो धारा 4 में किया गया है? जी नहीं, धारा 4 तो हमने अभी देखी थी। क्या कहती है धारा 4? धारा 4 हमसे कह रही थी कि धारा 4 क्या कह रही थी हमसे? धारा 4 कह रही थी कि जनजाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का लोक सेवक जो अगर अपने कर्तव्यों को जानबूझकर उसकी उपेक्षा करता है और वो ST/SC का सदस्य नहीं है, है ना, तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। और ऐसी कंडीशन में उसे क्या होगा, 6 माह से 1 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है लोक सेवक को। धारा 5 क्या कह रही है हमें कि पश्चावर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड का प्रावधान दे रही है धारा 5। क्या होगा इसमें? इस धारा के अनुसार, धारा 5 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति इस अध्याय के तहत, जो कि किस अध्याय में आता है, आती है धारा 5? धारा 5 आता है अध्याय 2 में, ठीक है। अध्याय 2 के तहत किसी अध्याय 2 के तहत पहले से अगर दोष सिद्ध किया जा चुका है और दूसरे पश्चावर्ती अपराध के लिए दंडित किया गया है, यानी आप पहले से सजा काट रहे हो लेकिन फिर भी आप SC/ST एक्ट के तहत दोष सिद्धि पाए जाते हो, तो वह 1 वर्ष से कम न होने वाले कारावास किंतु उस अपराध के लिए दंडित हो जाएगा, उपबंध से दंडित किया जा सकता है। कहने का मतलब अगर आप फिर से पहले आपने ये सारी चीज़ें कर चुके हो, है ना, और अभी फिर आप
करके आए हो, आपने फिर से ये आपके ऊपर प्रकरण तो चल ही रहा है, लेकिन फिर से आपने वही दोष पुनरावृत्ति करी है, तो जो पहले तो आप सज़ा काट ही रहे हो, उसके अलावा भी आपको दोष सिद्धि होने पर आपको इसमें आपको 1 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान फिर भी रखा गया है। ठीक है, अब धारा 6 को भी देख लेते हैं भाई कि ये क्या कह रही है हमसे। तो ये जो धारा 6 है ये भी अध्याय 2 में ही आता है। ठीक है, अब देखिए अभी तक हमने जितनी भी धाराएं पढ़ी, अध्याय भी देख लेते हैं। अध्याय 1 में 2 धाराएं थी, धारा 1 और 2। ठीक है, अध्याय 2 में हमने 3 धारा को भी देखा था, अध्याय 2 में हमने 4 को भी देखा लोक सेवकों का, अध्याय 2 में हमने 5 को भी देखा पश्चावर्ती दोष सिद्धि का, और ये 6 भी अध्याय 2 में ही है। धारा 6 क्या कहती है हमें कि भारतीय दंड संहिता, क्या कह रही है, भारतीय दंड संहिता 1800, ये धारा है ना, 1860 कि जो उपबंध के प्रयोजन है उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे भारतीय दंड संहिता के लिए लागू होते हैं। एज इट इज़, जो 1860 की भारतीय दंड संहिता है वो धारा 6 के अनुसार वैसा SPSC एक्ट में भी उसे स्वीकार किया गया है। जिसमें किस धारा को लिया गया है, जिसमें धारा 34 क्या कहती है, ये हम भारतीय दंड संहिता की देख रहे हैं ना। धारा 34 में बताया गया है सामान्य अपवाद, फिर धारा 34 के में बताया गया है सामान्य अपवाद। अध्याय 3 में इसी भारतीय दंड संहिता के अध्याय 3 में बताया गया है दंड के विषय, कौन कौन से दंड के विषय होंगे, ये भी सारी चीज़ें आएगा। अध्याय 4 बता रहा है इसमें साधारण अपवाद, अध्याय 5 बता रहा है इसमें दुष्प्रेरणा के विषय, और धारा 149 सामान्य उद्देश्य, जो भी आपके उद्देश्य हो वो। तब ध्यान रखेंगे धारा जो 6 है वो भारतीय दंड संहिता 1860 की जो कुछ प्रावधान इसमें लिए गए, जिसमें एक तो धारा 34 ली गई है जो क्या कहती है कि सामान्य अपवाद इस श्रेणी में आएंगे। उसके बाद में अध्याय 3 में जो भी दंड के विषय हैं वो भी इसमें आएंगे। अध्याय 4 के साधारण अपवाद भी इसमें आएंगे। अध्याय 5 क, ध्यान रखिएगा, अध्याय 5 क के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र भी इसमें आएंगे, और अध्याय 5 का जो दुष्प्रेरणा के विषय हैं वो भी आएंगे। साथ में धारा 49 भी आएगा जो क्या कहती है सामान्य उद्देश्य। ये सारी धारा 6 के अंतर्गत आएंगी। अगली देखते हैं धारा 7 हमसे क्या कह रही है। तो ये जो धारा 7 है ये कहती है, ये भी अध्याय 2 में ही आई है ना धारा 7 भी। धारा 7 हमसे कह रही है कि संपत्ति के समहरण इसके संबंध में प्रावधान करती है कि विशेष न्यायालय दंड देने के साथ साथ यह लिखित आदेश भी दे सकता है कि यदि विचारण चल रहा हो तो धारा 7(2) के तहत ऐसी चल या चल संपत्ति कुर्क की जाएगी या दोष सिद्धि होने पर इस अध्याय के अधीन अधिरोपित जुर्माने की वसूली के प्रयोजन के लिए अपेक्षित सीमा तक समहरण के दायित्व करेगी। ये कह रही है धारा 7, यानी संपत्ति का समहरण कर दिया जाएगा जब तक दोष सिद्धि नहीं होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसे हमें भूलना नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चावर्ती दोष सिद्धि के लिए धारा 4। ये 7 धारा 4, 5, 6 और 7 हमने सभी देख ली। ठीक है, अगला देखते हैं। अब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के किस अध्याय में निष्कासन के संबंध में प्रावधान किया गया है कि भाई निष्कासन से संबंधित प्रावधान कौन सा अध्याय करता, अध्याय की बात हो रही है ना। तो थोड़ा रिवाइज करते हैं ना। हमने क्या देखा था कि कुल 23 धाराएं हैं और अध्याय कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, धाराएं 23 है, अध्याय 5 है। प्रत्येक अध्याय को देखते हैं, 5 ही तो अध्याय देख लेते हैं, क्या पता है इससे प्रश्न आ जाए। पहला अध्याय हमने देखा था प्रारंभिक, नाम विस्तार और परिभाषाएं। दूसरा अध्याय क्या कहता है, दूसरा अध्याय हमने देखा था अत्याचार के अपराध। अध्याय 2 में आएंगे। अध्याय 3 क्या कहता है, निष्कासन। अध्याय 4 क्या कहता है, विशेष न्यायालय। अध्याय 5 क्या कहता है, प्रकीर्ण। जो कुछ बचा कुछ है सब प्रकीर्ण में आ जाए। ठीक है, तो ये अध्याय हमें याद होने बहुत जरूरी है।
कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, या फिर अगर इससे संबंधित कोई चीज़ आती है तो हम आसपास अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए अध्याय को जरूर याद रखें। इसका आंसर आ जाएगा अध्याय 3। अभी देखा हमने निष्कासन से संबंधित प्रावधान है। अध्याय 4 में विशेष न्यायालय का है। अध्याय 5 में क्या है, प्रकीर्ण है। अध्याय 2 में अत्याचार के अपराध से संबंधित है। अध्याय 1 में प्रारंभिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब आ जाता है हमारा पूरा एक्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है STSC का। अब इसमें जो कुछ चीज़ें छूट गई उसको देखते हैं एक बार। ठीक है, हमने धारा 7 तक देखा था इसको। ठीक है, धारा 8 भी देखते हैं। धारा 8 क्या कहती है और किस अध्याय में आती है? तो धारा 8 भी आती है अध्याय 2 में। क्या कहती है धारा 8? कि अपराधों की उपधारणा के संबंध में प्रावधान करती है कि अगर अभियुक्त को वित्तीय सहायता देने वाला व्यक्ति अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। कोई भी अभियुक्त है इस एक्ट के तहत और आप उसे क्या कर रहे हैं, वित्तीय सहायता दे रहे हो, तो आप दोषी माने जाओगे। उसके अलावा यह व्यक्तियों के समूह ने इस अध्याय के अधीन कोई ऐसा अपराध किया है जो भूमि या अन्य विषय के बारे में किसी विद्यमान विवाद का फल हो या उपधारणा की जाए, तो अपराध सामान्य आशय से या उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए बाध्य होगा। यानी किसी भी तरीके से दोष सिद्धि के लिए या आप किसी भी तरीके से उसकी सहायता कर रहे हो तो आप अपराधी माने जाओगे। ये धारा 8 कहती है। धारा 9 क्या कह रही है हमसे? धारा 9 कह रही है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के निवारण के लिए किसी अधिकारी या पुलिस या न्यायालय की शक्तियां प्रदान कर सकती है। यानी राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इस एक्ट के तहत किसी भी न्यायालय को, किसी भी अधिकारी को न्यायिक शक्तियां क्या कर रही थी, पुलिस या न्यायिक, किसी भी अधिकारी को पुलिस या न्यायिक शक्तियां दे सकती है। ये धारा 9 कहती है। ठीक है, धारा 10 क्या कहती है हमसे? धारा 10 कहती है हमसे, ये अध्याय 3 में आता है। ठीक है, तो अब ये जो अध्याय 1 है इसमें 1 और 2 धारा आती है। अध्याय 2 में आती है धारा 3 से 9 तक। अब अध्याय 3 देखते हैं। अध्याय 3 में धारा 10 तो आ गई है। अब देखते हैं 10 से 13 तक इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो अध्याय 3 में 10 से 13 तक होगा और ये पूरा अध्याय निष्कासन से संबंधित है। तो इसमें बस यही बताया गया है कि कौन सा आप अपराध करते हो तो किस तरह का निष्कासन दिया जाएगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा, इसमें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा अध्याय 4, जिसमें विशेष न्यायालय का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत धारा 14 और 15 आती है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम कि इसमें क्या बताया गया है। विशेष न्यायालय कैसे बनाया जाएगा? तो धारा 14 कहती है, क्या कहती है धारा 14? कि विशेष न्यायालय बनाया जाएगा। और कैसे, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? इस विशेष न्यायालय में क्या होगा कि शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन होंगे। सबसे महत्वपूर्ण, विचारण शीघ्र होगा। उसके अलावा मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, अब कौन विशेष न्यायालय का न्यायाधीश होगा तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो यहाँ पर आएगा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक जिले में क्या होगा, एक सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय घोषित किया जाएगा। अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। जो सेशन न्यायालय है इसे ही क्या कर दिया जाएगा, विशेष न्यायालय घोषित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न हमारे सामने बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि किसकी सहमति से राज्य के सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय घोषित किया जा सकता है, तो क्या आएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये धारा कौन सी कह रही है, 14 कह रही है। अब देखते हैं धारा 15 हमसे क्या कहती है। तो धारा 15 कहती है विशेष लोक अभियोजक। दोनों विशेष आएगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, धारा 14 और 15 में। और ये प्रश्न आता है, पूछा जाता है, लोक अभियोजक, इसीलिए हम थोड़े से डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, तो धारा 15 हमसे कहती है कि लोक अभियोजक की नियुक्ति करना, और किसके, जो प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक होगा। एक विशेष न्यायालय के लिए सिर्फ एक ही लोक अभियोजक होगा, और यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करके बताया जाएगा। और वो व्यक्ति ऐसा अधिवक्ता होगा जिसे कम से कम 7 वर्ष विधि व्यवसाय का क्या हो, अनुभव हो, जिसे लॉ के बारे में जानकारी हो, वही क्या बन सकता है, लोक अभियोजक बन सकता है। कोई भी लोक अभियोजक नहीं बन सकता है। इसके पीछे यही उद्देश्य है कि विशेष न्यायालय से संबंधित मामलों का संचालन हो सके। ठीक है, तो जो आखिरी अध्याय हमारा प्रकीर्ण, उसमें धारा
16 से लगाकर 23 तक बताया गया है, जिसमें धारा 16 क्या कहती है, ये सामूहिक जुर्माने के बारे में बताती है। 17 में क्या बताया गया, विधि व्यवस्था तंत्र की निवारक कार्रवाई बताई गई है। 18 में संहिता की धारा 438 लागू न होना बताया गया है। 19 में बताया गया है संहिता की धारा 360 व परिवीक्षा अधिनियम लागू न होना। धारा 20 हमसे कहती है, क्या कहती है, अन्य विधियों पर अभ्यारोहण होना, जो भी अन्य विधि जो भी उस पर भी ये कानून लागू होगा। और धारा 21 बताती है प्रभावी क्रियान्वयन का जो दायित्व है वह सरकार का होगा। धारा 22 कहती है सद्भावनापूर्वक कार्रवाई के बारे में। धारा 23 कहती है नियम बनाने की शक्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न आए हमारे सामने कि भाई किस धारा के तहत SC/ST एक्ट में नियम बनाने की शक्ति दी गई है, तो वह धारा 23 है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने पूरा SC/ST एक्ट का कंप्लीट रिवीजन करा है। अगला प्रश्न देखते हैं, पैसा अधिनियम से संबंधित। ठीक है, तो सबसे पहला पैसा एक्ट का जो अभी तक हमने 12 क्वेश्चंस में पूरा SC/ST एक्ट देखा था। पैसा एक्ट बहुत छोटा सा एक्ट है और बहुत कम प्रश्न इससे बनेंगे, तो हमें जो 3-4 प्रश्न 4-5 प्रश्न जो भी इससे बनने वाले उन्हें रखना है, बस दैट्स इट। इससे एक भी क्वेश्चन हमारा गलत, एक्ट से तो कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि डेफिनेटली इससे प्रश्न आएंगे, क्योंकि नया है। और एक्ट से जैसे पहले भी PSC का जो सिलेबस था, जिसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित होती है उसमें पहले था, तो उसमें प्रश्न आते थे SC/ST एक्ट से संबंधित आते थे, जरूर से जरूर आते थे। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम से आता था, जो भी 3-4 एक्ट उससे संबंधित थे, लेकिन हमारे जो ये 4 एक्ट है उससे संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कैसे प्रश्न आएंगे उससे देख रहे हैं। ठीक है, तो पैसा एक्ट सबसे पहले देखते हैं। पैसा का पूर्ण विस्तार क्या है, पैसा का पूरा नाम क्या है, हिंदी में देखते हैं, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार विधेयक, ये हिंदी में इसका नाम है। क्या है, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार विधेयक। अब इसका इंग्लिश में नाम देखते हैं, दोनों याद होना जरूरी है। ठीक है, द प्रोविजंस ऑन द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज बिल। तो इसका आंसर क्या है भाई, हिंदी में ये भी सही है, इंग्लिश में ये भी सही है, तो ऑप्शन आ जाएगा दोनों सही है। ठीक है, पैसा एक्ट, ये हमने इसका नाम देखा। अब देखते हैं किस समिति के द्वारा इसे बनाया गया, तो इस समिति के द्वारा बनाए दिलीप सिंह भूरिया इस समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे, है ना। तो इस समिति को क्या कहा गया, भूरिया समिति कहा गया। क्लियर, केंद्रीय कानून है ये, केंद्रीय कानून है, लेकिन ध्यान रखिएगा भारत में कुल 10 राज्यों में मान्य है ये, 10 राज्यों में यह कानून लागू किया गया है अभी तक। ठीक है, क्या उद्देश्य है इस कानून को बनाने के पीछे, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ग्राम सभा है ना, वो भी किस क्षेत्र की, अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभाओं को शक्ति देना, ताकि वे विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन बिना किसी बाधा से कर सके। ठीक है, कब लागू हुआ, 24 दिसंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है ये, 24 दिसंबर 1996 भी याद रखेगा। पैसा एक्ट 1996 साथ में ही याद रखिएगा। SC/ST एक्ट 1989, अलग से याद करने की जरूरत नहीं, अगला जो आएगा उसे फिर देखेंगे हम। आगे बढ़ते हैं, पैसा एक्ट है ना, इसे एक्ट देखिएगा कब लागू हुआ, तो अभी देखा हमने 24 दिसंबर 1996 को। ये तारीख क्यों लिखी है, कोई ना कोई तो रीज़न है इसके पीछे। जी हाँ, ये अभी हमने देखा था SC/ST एक्ट, इस दिन क्या हुआ था, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे, और इस दिन क्या हुआ था, राजपत्र में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इसे लागू किया गया था। ठीक है, 30 जनवरी 1990, दोनों याद रखेंगे, तीनों याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, पैसा एक्ट से संबंधित समिति है, कौन सी है, बलवंत राव समिति है, अशोक मेहता समिति है, रेडक्लिफ समिति थी, ये दोनों समितियां हैं पंचायती राज से संबंधित। और ये रेडक्लिफ क्या है, ये भारत पाक रेखा को निर्धारित करने के लिए जो रेडक्लिफ थे, उन्होंने ही भारत पाकिस्तान की रेखा क्या करा था, मानचित्र पे इन्होंने क्या करा था कि भाई इतना भारत का इतना पाकिस्तान का। तो ऐसा कहा जाता है कि उसमें जब विभाजन के समय बहुत दिक्कतें आई थी, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक वहीं का व्यक्ति अगर इस चीज़ का विभाजन करता तो फर्क पड़ता है ना। अभी ने हमारे क्षेत्र के बारे में कुछ पता नहीं था और ये विवाद अभी तक चल रहा है, बीज जो बो कर गए थे अभी तक हम उसका फल भुगत रहे हैं। ठीक है, तो इस समिति का संबंध ध्यान रखिएगा, पैसा एक्ट से संबंधित समिति का संबंध है भूरिया समिति से। ठीक है, बाकी ये तीनों हमने देख ली कि किससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला है पैसा एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है।
स्थानीय स्वशासन को लागू करना नहीं, ये तो नहीं है ना। और स्थानीय स्वशासन को सर्वप्रथम जिसने लागू करा था वो लॉर्ड रिपन था। ये हिस्ट्री का प्रश्न है, इसको हमें ध्यान भी रखने की जरूरत नहीं है, डिलीट करो इसको, भूल जाओ अभी के अभी, ठीक है। आर्थिक विकास को मजबूत करना, जी बिल्कुल नहीं। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभाओं को अधिक शक्ति देना। क्यों देना? ताकि वह विकास योजनाएं बिना किसी रुकावट से यहाँ पर की जा सके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पैसा एक्ट वर्तमान में कितने राज्यों में लागू है? अभी देखा सारी चीजें, बस यही प्रश्न आएंगे ना, इससे अलग कुछ नहीं आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र देख लेंगे भाई कहाँ से कैसे बन सकता है। तो कौन कौन से राज्य है, कितने राज्य हैं? तो वह है 10 राज्य। देख लें क्या एक बार कि वह 10 राज्य कौन कौन से हैं, देख लेते हैं राज्य। सबसे पहला आता है हमारा आंध्र प्रदेश, दूसरा आता है तेलंगाना, तीसरा आता है झारखंड, चौथा आता है गुजरात, फिर आता है हिमाचल प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र। आप सोच रहे हो मध्य प्रदेश आया नहीं, ये आ गया मध्य प्रदेश। फिर आएगा छत्तीसगढ़, फिर आएगा उड़ीसा, फिर आएगा राजस्थान। तो ये 10 जो राज्य हैं, यहाँ पर सभी को पैसा एक्ट याद करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये लागू किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब नया एक्ट आता है हमारे सामने, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है कुल कितनी धाराएं हैं? तो कुल 26 धाराएं हैं। 23, 17, 5 ये बताया गया। 23 किस में थी? हमने देखा था SC ST एक्ट में थी। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद आगे के प्रश्न इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो देखा जाता है कि भाई राष्ट्रपति की सहमति कब मिली, तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 23 मई 1986। सन ही पूछ लेते कभी कभी, 1986 याद रखेंगे। कितने अध्याय हैं भाई इसमें? कुल 4 अध्याय हैं। धाराएं कितनी हैं? 26 धाराएं हैं। कौन सा संख्यांक है? तो ये 29वां है, ठीक है। इसमें 3 प्लस करो 33 हो जाएंगे, 4 है ना, हाँ 3 प्लस करो तो क्या कितने हो जाएंगे? 89, 33वां अंक, 33 साल, ठीक है। 1990 था STSC, तो वो 33वां संख्यांक था, तो ये 29वां हो गया। ध्यान रखेंगे, इसको भी कंपैरिजन करते जाएंगे ताकि हम भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये इसका हो गया। अगला देखते हैं क्या प्रश्न पूछ रहा है। अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियों और कृत्य पर्यावरण संरक्षण की किस धारा में, धारा पढ़ेंगे इसको, मौजूद है? कौन सी धारा कह रहे हैं ना, अध्याय नहीं कह रहे, कौन सी धारा कह रही है हमसे कि अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी शक्तियां क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो धारा 2 कह रही है, धारा 3 कह रही है, धारा 4 कह रही है, धारा 5 कह रही है। तो धारा 4 में ये प्रावधान है, लेकिन हम धारा 2 और धारा 3 को भी जरूर देखेंगे, ठीक है। तो धारा जो 2 है उसमें दिए गई है परिभाषाएं। तो धारा 1 में क्या है? धारा 1 में प्रारंभिक नाम है, संक्षिप्त नाम है, विस्तार है और प्रारंभ है। और ध्यान रखिएगा ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू है, ठीक है। जो STSC एक्ट देखा था हमने, वो किसमें लागू था? वो लागू था जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू है। ये हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बस यही महत्वपूर्ण है धारा 1 में। धारा 2 क्या कह रही है? धारा 2 हमें परिभाषाएं देती। किसकी परिभाषाएं दे रही है? ये पर्यावरण की परिभाषा दे रही है। ये पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले प्रदूषकों की परिभाषा दे रही है। उसके अलावा ये पर्यावरण प्रदूषण की दे रही है, और किसी भी पदार्थ संबंध में किसी भी तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए बता रहा है। ये परिसंकटमय पदार्थ के बारे में बता रहा है ये। उसके अलावा किसी भी कारखाने या परिसर के संबंध में परिभाषित कर रहा है, और विहित जो भी अन्य कारण हो सकते हैं उससे संबंधित है। सारी परिभाषाएं धारा 2 में आती है। धारा 3 क्या कह रही है हमसे? धारा 3 हमें कह रही है कि केंद्रीय सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, ठीक है। संरक्षण व सुधार
के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए, धारा 3 बता रही है। धारा 4 क्या कह रही है, इस संरक्षण और संवर्धन और के सुधार के लिए जिन अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी और उनको कौन कौन सी शक्तियाँ होगी और कौन कौन से कार्य करने हैं, इससे संबंधित प्रावधान धारा 4 कर रही है। तो धारा 5 क्या कह रही है हमें, धारा 5 कह रही है निर्देश देने की शक्ति केंद्र सरकार की होगी। इस अधिनियम के तहत, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत निर्देश देने की शक्ति किसकी होगी, निर्देश देने की शक्ति होगी केंद्र सरकार की। ठीक है, ये 5 धाराएं हमारी कंप्लीट होती। अगला देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन पर्यावरण संरक्षण की किस अध्याय में मौजूद है। अभी देखा था हमने, निवारण, नियंत्रण और उपशमन किस अध्याय, किस धारा के तहत है, तो ये धारा 3 के तहत है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रयोगशालाएं स्थापित करने की शक्ति पर्यावरण संरक्षण से संबंधित किस धारा में है, कि भाई पर्यावरण से संबंधित प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी, किस तरह से पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है उसके नमूने लेकर उस प्रयोगशालाओं में उसका टेस्टिंग होगा। तो वह कह रही है धारा 12 बताती हमें कि पर्यावरण से संबंधित प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या कह रही है, कौन कौन कैसे प्रयोगशालाएं और कौन इसके आदेश जारी करेगा, तो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसे जारी करेगी कि एक या अधिक पर्यावरण प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकेंगे और इस अधिनियम के तहत पर्यावरण प्रयोगशाला को सौंपे गए कार्य एक या अधिक प्रयोगशाला संस्थाओं को पर्यावरण प्रयोगशाला के रूप में मान्यता दे सकता है। साथ ही पर्यावरण प्रयोगशाला के कृत्य में कहा जाएगा कि उसका विश्लेषण या परीक्षण वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशाला को भेजने के लिए प्रक्रिया, उस प्रयोगशाला की रिपोर्ट, प्रारूप और ऐसी रिपोर्ट के संदेह होंगे। यानी आपके पास जो इस प्रयोगशाला में जो भी नमूने पहुंचाए जा रहे हैं उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो इसके लिए पूर्ण तरीके से ये प्रयोगशालाएं जिम्मेवार होगी। ये धारा 12 कहती है। ठीक है, अब देखते हैं धारा 10 क्या कहता है हमसे। धारा 10 कहता है कि प्रवेश एवं निरीक्षण की शक्ति देता है। किसे प्रवेश एवं निरीक्षण की शक्ति देता है, ऐसे अधिकारी को जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त इस उपबंध के तहत शक्तियाँ दी गई है कि आपको अगर लग रहा है कि इस फैक्ट्री में अगर कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री, कारखाना या कोई भी जगह है जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो आप वहाँ पर जाकर प्रवेश कर सकते हो, वहाँ से नमूने ले सकते हो तथा आपको ये शक्ति है कि आप बिना किसी की अनुमति से वहाँ पर जा सकते हो। ये धारा 10 कहती है। ठीक है, धारा 11 क्या कहती है, 11 को भी देख ही लेते हैं। धारा 11 कहती है हमसे कि नमूने लेने की शक्ति और इसके उपबंध के अनुसरण की जाने की प्रक्रिया। क्या आप भाई नमूने कैसे लोगे, है ना, नमूने लेने के लिए किस प्रक्रिया का आप पालन करोगे, धारा 11 बताती है। 12 का हमने अभी देखा, प्रयोगशालाएं स्थापित करना। तो धारा 13 को देखते हैं। धारा 13 हमसे कहती है कि सरकारी विश्लेषक केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह ठीक समझे, जिसके पास वित्त अर्हताएं हो, उसे केंद्रीय विश्लेषक, सरकारी विश्लेषक के रूप में धारा 12 के अधीन आप उन्हें शक्तियां दे सकते हो। धारा 14 हमसे कहती है कि सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट किसी ऐसे दस्तावेज का जिसके किसी सरकारी विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट होना तात्पर्यित है, इस अधिनियम के द्वारा किसी कार्रवाई में उसे कथित साक्ष्यों के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यानी इस एक्ट के तहत अगर कोई सरकारी विश्लेषक उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो उसे उस रिपोर्ट को तथ्य के साक्ष्य के रूप में आप स्वीकार कर सकते हो। ठीक है, धारा 15 हमसे कहती है कि इस अधिनियम तथा नियमों में आदेश व निर्देशों के उपबंध के उल्लंघन के लिए जो दंड होगा, यानी शास्ति का जो प्रावधान है वह धारा 15 में होगा। ठीक है, जो भी जुर्माना या दोष सिद्ध होगी उसके लिए जो भी दंड का प्रावधान है वह धारा 15 में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जहां पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया हो, वहां विभागाध्यक्ष उस अपराध का दोषी समझा जाएगा, तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। तो आप सोचिए, अगर पर्यावरण संरक्षण के अधीन कोई सरकारी विभाग भी इस एक्ट के अधीन दोषी पाया जाता है तो उस विभाग का जो विभागाध्यक्ष है उसके लिए अपराध का दोषी माना जाएगा। भाई आपको क्यों पता नहीं है कि आपके यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें
हो रही थी। ठीक है, तो ये प्रावधान है धारा 17 में, सरकारी विभाग के द्वारा अपराध के संबंध में। ठीक है, अगला देखते हैं, नियम बनाने की शक्ति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कौन सी धारा प्रदान करती है। जैसे हमने देखा था SC/ST एक्ट के तहत धारा 23 में है, तो इसमें किस धारा में है, धारा 25 में नियम बनाने की शक्ति है। ठीक है, और धारा 18 क्या कहती है, धारा 18 कहती है सद्भावना पूर्ण की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण करती है। धारा 19 क्या कहती है, अपराधों का संज्ञान कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है जो इस एक्ट के अधीन आता है। धारा 20 क्या कहती है कि जानकारी, रिपोर्ट या विचारणी केंद्र सरकार इन अधिनियम के अधीन अपने कृत्य संबंध में समय समय पर किसी व्यक्ति, अधिकारी, राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण से अपने को या किसी भी प्राधिकारी अधिकारी से रिपोर्ट या विवरण ले सकती है। धारा 21 क्या कहती है, 21 कहती है कि धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकारी के सदस्य जो धारा 3 के अधीन गठित किए गए हैं उसके तहत जो भी अधिकारी सदस्य हैं वे इस धारा 21 के अंतर्गत आएंगे। धारा 20 में अधिकारिता का वर्जन किया गया है, जो भी उसके भार को क्रियान्वित किया गया है। धारा 23 हमसे कहती है प्रत्यायोजन करने की शक्ति, और धारा 24 हमसे कहती है अन्य विधियों का प्रभाव इस धारा पर पड़ेगा। ठीक है, 25 क्या कहती है, नियम बनाने की शक्ति, और आखिरी जो है हमारी धारा 26 जो इस अधिनियम की आखिरी धारा है वो हमसे कहती है कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का संसद के समक्ष रखना। अगर आप कोई भी नियम बना रहे हो इस अधिनियम के अधीन तो आप संसद के समक्ष रखोगे, आप ही लागू नहीं कर सकते। संसद में से पास होने के बाद में ही इस अधिनियम के तहत वह नियम लागू होगा। ठीक है, अब अगला जो एक्ट आता है हमारा लास्ट है मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम। सबसे पहला प्रश्न बनता है कब लागू हुआ था, तो लागू हुआ था 2004 में। ठीक है, देखते हैं इसको कि 2004 में लागू हुआ, क्यों बनाया गया, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, सारी चीज़ें देखते हैं। कब बना ये इसे राज्यपाल की स्वीकृति कब मिली, तो 26 मार्च, ये मध्य प्रदेश का है ना, ध्यान रखिए, इसलिए हम क्या कह रहे हैं राज्यपाल की स्वीकृति। तो 26 मार्च 2004 को राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ, तो ये हुआ 29 मार्च 2004 को। ठीक है, कुल कितनी धाराएं इसमें, तो कुल कितनी धाराएं इसमें 18 धाराएं। ठीक है, सारी धाराओं को हम देखेंगे एक साथ ताकि आगे प्रश्न बहुत इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। पहली धारा क्या कहती है, जो सब में कह रही है वो इसमें भी कह रही है, क्या कह रही है, संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ। ये राज्य का नियम है तो संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू होगा। ठीक है, धारा 2 कहती है परिभाषाएं। धारा 3 कहती है पशु चिकित्सक अधिकारी की नियुक्ति। धारा 4 कहती है हमसे गोवंश के वध का प्रतिषेध। धारा 5 हमसे कह रही है गोवंश रखने पर गोमांस रखने पर प्रतिषेध। धारा 6 कह रही है हमसे वध के लिए गोवंश के परिवहन पर प्रतिषेध। धारा 7 कह रही है हमसे संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण। धारा 8 हमसे कह रही है प्रभारों का उद्ग्रहण। धारा 9 हमसे कह रही है शास्ति, कौन कौन से इसमें अपराध के लिए दंड होंगे। धारा 10 कहती है हमसे अपराधों का संज्ञेय अजमानतीय। धारा 11 कहती है हमसे पुनर्वास। धारा 12 कहती है हमें सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई। धारा 13 कहती है, सॉरी कहीं मिस्टेक हुआ, फिर से इसको यहाँ से 10 से देखते हैं। ठीक है, धारा 10 हमसे क्या कह रही है, धारा 10 कह रही है अपराधों का संज्ञेय तथा अजमानती। ठीक है, धारा 11 कहती है प्रवेश तथा निरीक्षण।
कि भाई आपको लग रहा है यहाँ पर गौमांस रखा गया है, यहाँ पर गोवध होता है, तो आप वहाँ पर प्रवेश कर सकते हो। निरीक्षण की शक्ति देती धारा 11। धारा 12 कहता है पुनर्वास। धारा 13 कहती है हमसे सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई। यहाँ मिस्टेक हो गई थी ना, भावनापूर्वक की गई कार्रवाई। धारा 14 कहती है हमें कि इस अधिनियम के अधीन शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले अधिकारी क्या कहे समझे जाएंगे, लोक सेवक समझे जाएंगे। धारा 15 क्या कहती है हमसे, अभ्यारोहण का प्रभाव, इस अधिनियम के अभ्यारोहण का प्रभाव। 16 हमसे कहती है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। अगर इस एक्ट को लागू करने के लिए कोई भी कठिनाई अगर आ रही है तो धारा 16 के तहत आप उसे दूर कर सकते हो। 17 क्या कहती है, नियम बनाती है। अब देखिए 3 एक्ट में नियम आए हमारे, ठीक है। STSC एक्ट में धारा 23 के तहत नियम बनाए थे हमने, और अभी जो हमने पढ़ा था पर्यावरण संरक्षण उसमें 25 के तहत नियम बनाए थे। अब यहाँ पर हम वंश वध संरक्षण अधिनियम में धारा 17 में नियम बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही कंपैरिजन करना है हमें। 18 क्या कहता है, निरसन और व्यावृत्ति, जो कुछ बचा हो सब 18 में आ जाए। ये सारी धाराएं हमने एक साथ पढ़ी, अब बहुत इजीली हमें समझ में आ जाएगा, पूरा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। चलिए देखते हैं। पशु चिकित्सक अधिकारी की नियुक्ति गौवंश वध अधिनियम की किस धारा में है, प्रावधान है कि कौन सी धारा ये कहती है हमसे, तो अभी हमने देखा था धारा 3 कहती है, ठीक है। धारा 3 हमसे कह रही है कि पशु चिकित्सक के अधिकारी से संबंधित, लेकिन किसे नियुक्त किया जाएगा, ये होगा एक तो आयुक्त सह संचालक पशु चिकित्सक सेवाएं मध्य प्रदेश सामान्य विशेष आदेश द्वारा अधिनियम के प्रयोजन से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों को आदेश में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के लिए पर्टिकुलर उस क्षेत्र के व्यक्ति को पशु चिकित्सक अधिकारी के रूप में, जो पशु चिकित्सा से संबंधित है, पशु चिकित्सक हैं, उसे अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है, धारा 3 कहती है, ठीक है। धारा 4 क्या कह रही है, गौवंश वध का प्रतिषेध कर रही है कि कोई भी व्यक्ति किसी गौवंश का न तो वध करेगा, ठीक है, वो तो खुद तो करेगा ही नहीं, न करवाएगा और न ही वध के लिए देगा। कि भाई आप अगर आप कह रहे हो कि मैं न करूं न करवाऊं, लेकिन आप किसी और को बेच रहे हो और आपका उद्देश्य ये है, तो भी आप इस एक्ट के तहत क्या माने जाएंगे, आप इस एक्ट के तहत दोषी माने जाओगे, ठीक है। और धारा 5 क्या कहती है हमसे, गौवंश रखने पर भी या कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत किसी भी गौवंश के गोमांस को अपने कब्जे में नहीं रखेगा, धारा 5 कहती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। धारा 4 गौवंश वध अधिनियम से संबंधित है, कौन सा, यह भी देखा हमने, गौवंश वध का प्रतिषेध इसमें बताया गया धारा 4 में, ठीक है। गोमांस रखने पर प्रतिबंध किस धारा में बताया गया है, तो धारा 5 में बताया गया है। और वध के लिए गौवंश के परिवहन पर प्रतिषेध बताया गया है, तो धारा 6 में बताया गया है। धारा 7 क्या कहती है, संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण बताया गया है कि ऐसी संस्थाओं का, राज्य सरकार ऐसी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाएगी जो गोवंश के कल्याण के लिए काम करेगी, ठीक है। ऐसे आवश्यक कदम उठा सकती है, कौन उठा सकती है, राज्य सरकार, राज्य का कानून है। आगे देखते हैं। अपराध का संज्ञेय व अजमानतीय होना गौवंश वध अधिनियम से संबंधित कौन सी धारा बताती है, कौन सी धारा बता रही है, धारा 10 बता रही है। क्या बता रही है, दंड प्रक्रिया संहिता 1976 के तहत किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध क्या होंगे, असंज्ञेय व अजमानतीय होंगे, ठीक है। धारा 9 क्या कह रही है हमसे, शास्ति कह रही है, यानी इस अपराध के तहत 4 और 5 और 6 के जो उपबंध लागू किए गए हैं, इसका अगर उल्लंघन पाया जाता है तो उसके लिए कारावास कितने वर्ष तक का होगा, 3 वर्ष का कारावास, और जुर्माना कितना होगा, 10,000 का जुर्माना, ये धारा 9 बताती है, ठीक है। 10 तो अभी हमने देखा कि अपराधों के लिए अजमानती होंगे। धारा 11 क्या कह रही है, प्रवेश तथा निरीक्षण की शक्ति दे रही धारा 11 कि आपको अगर ऐसा लग रहा है यहाँ पर गोवंश वध हो रहा है तो आप वहाँ पर प्रवेश कर सकते हो और निरीक्षण भी कर सकते हो। धारा 12 क्या कह रही है कि पुनर्वास से क्या समझेंगे कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात ऐसे व्यक्ति यदि कोई हो जो कि इससे प्रत्यक्षतः प्रभावित हो या उसे आर्थिक नुकसान हो रहा हो, तो उसके लिए पुनर्वास का प्रावधान धारा 12 के अंतर्गत वह कर सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं। गौवंश वध अधिनियम में धारा में प्रावधान मौजूद है, किस धारा में, यह गौवंश वध अधिनियम में ये धारा यहाँ पर लिखना रह गया, ठीक है। अब धारा कौन सी धारा में कठिनाइयों को दूर करने का प्रावधान है, हमने अभी देखा था,
तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ प्रश्न आएगा 16 में, है ना। गोवंश वध अधिनियम में धारा 16 में प्रावधान मौजूद है। कौन सा प्रावधान मौजूद है? तो वह है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। ये प्रावधान किस में मौजूद है? ये मौजूद है धारा 16 में, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं धारा 16 में यह मौजूद है। तो ये क्या है? अधिनियम का अभ्यारोहीन प्रभाव ये कौन सी धारा में है? तो ये धारा 15 में है, ठीक है। धारा 16 क्या कह रही? कठिनाइयों को दूर करने के लिए कह रही है। नियम बनाने की शक्ति अभी देखा था 17 में है। और 18 क्या कह रहा है हमें? 18 हमसे कह रहा है कि निरसन और व्यावृत्ति, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखते हैं 2 प्रश्न और हमारे बचे हैं। गोवंश से आप क्या माना जाएगा कि गोवंश कौन है, ठीक है। तो ये प्रश्न लिया गया है धारा 2 से, जिसमें परिभाषाएं दी गई, ठीक है। तो हम एक बार सारी परिभाषाएं भी देखते हैं ना कि किसे क्या माना गया कि अगर ये प्रश्न आ जाए। तो पहले इसका आंसर देखते हैं। गोवंश में गाय, सांड, बैल और गाय के बछड़े, इन सभी को गोवंश माना गया है, ठीक है। किसके अंतर्गत माना गया है? धारा 2 ख के अंतर्गत, ठीक है। धारा 2 ख कह रही है गोवंश की परिभाषा, और धारा 2 क क्या कह रही है? धारा 2 क कह रही गोमांस को परिभाषित करें। किस रूप में कर रही है? कि गोवंश जिसका वध इस अधिनियम के अधीन प्रतिसिद्ध किया गया है, वे सब किसके अंतर्गत आएंगे? गोमांस के अधीन। और गोवंश के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? गाय, सांड, बैल और गाय के बछड़े, ठीक है। धारा 2 ख ग क्या कह रही? ग क्या कह रही है? कि जो सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रेत, कौन से सक्षम प्राधिकारी? देखते हैं क्या परिभाषा है इसकी। उसकी परिभाषा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र में विनिर्दिष्ट कृत्यों का निर्वहन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करती है, वो धारा ग के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी माना जाएगा, ठीक है। धारा 2 घ, धारा 2 घ क्या कहती है? किसे परिभाषित कर रही है? वह संस्था को परिभाषित कर रही है ना। कैसी संस्था? जो इस अधिनियम के तहत गो वंश के कल्याण के लिए कार्य करेगी, उसे परिभाषित कर रही है। धारा 2 अंग किसे परिभाषित कर रही? वध, कि वध क्या होगा? वध से आप क्या समझेंगे? तो किसी भी पद्धति से, चाहे वह कुछ भी हो, जिसमें हत्या करना, उसमें उसे अंगहीन करना गोवंश को, या कोई भी शारीरिक चोट पहुंचाना हो, या कोई भी उपक्रम जिससे उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, वह गोवंश वध अधिनियम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। धारा 2 च क्या कहता है? ये कहता है पशु चिकित्सक अधिकारी के संबंध में बताता है। पशु चिकित्सक अधिकारी क्या है? धारा 3 के अधीन जो पशु चिकित्सक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसे परिभाषित किया गया है। 2 छ क्या कहता है? यान। यान से आप क्या कहोगे? तो यान से आपका जल मार्ग वाला यान भी आ जाएगा, है ना, भूमि का भी आ जाएगा, और वायु मार्ग से भी अगर आप किसी हस्तचलित या यांत्रिक यान से आप किसी भी गोवंश को वध के लिए आप ले जा रहे हो, तो आप धारा 2 छ के अंतर्गत दोषी मान्य होंगे। ये इस परिभाषा में मिलता है हमें, ठीक है। तो इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। गोवंश वध अधिनियम का पालन ना करने या दोषी पाए जाने पर कितनी सजा का प्रावधान है? तो अभी हमने देखा कम से कम 3 वर्ष की सजा और 10,000 के जुर्माने से उसे अभिप्रेरित किया जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। पूरे 4 एक्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। बहुत अच्छे से हमने इसे क्वेश्चन के द्वारा पूरा फुल रिवीजन करा है, ठीक है। और भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा क्लासेस एप्लीकेशन को जल्दी से ज्वाइन करिएगा, और कोई भी समस्या हो तो व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉल कर पूछ सकते हो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि सबकी तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी होगी, और बहुत आपसे निवेदन भी है, मेरा हार्टली निवेदन है कि आप इस फिराक में मत रहिएगा कि एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी, क्योंकि हमें हमारी तैयारी बहुत अच्छे से रखनी है। अगर भारतीय सेना की तैयारी अच्छी नहीं होती तो शायद आज हम इस कंडीशन में नहीं होते। वो पूरी तरीके से भारतीय सेना जिस तरह से तैयार रहती है अस्त्र शस्त्रों के साथ कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान कभी भी आक्रमण करे तो हमले के लिए तैयार रहें, उसी तरीके से MPPSC कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण करे, एग्ज़ाम डेट फेक कर दे दें, तो हमें तैयार रहना है, क्योंकि हमें हमारी तैयारी मजबूत रखनी है। बेस्ट ऑफ लक, और जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ। जय श्री गणेश।